आज हम भौतिक विज्ञान में एक बहुत प्रमुख विषय लेकर के चलते हैं, वैद्युत धारिता। देखिए शब्द लिखा हुआ पीछे धारिता। धारिता का तात्पर्य है धारण करने की क्षमता। चूंकि आगे विद्युत लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या धारण करने की क्षमता। तो यहाँ पर किसी भी संयंत्र के द्वारा कितनी ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा धारण की जा सकती है, तो उसकी साधारण सी परिभाषा तैयार हो गई कि किसी भी संयंत्र द्वारा विद्युत धारा धारण करना है जो, तो आवेश के धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता। कोई भी संयंत्र कितना ज़्यादा आवेश धारण कर सकता है, ये वैद्युत धारिता बताता है। आवेश जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो आवेश के धारण करने की क्षमता, कौन सा आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश हमेशा वैद्युत विभव के समानुपाती होता है, वैद्युत विभव के समानुपाती, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू B या Q बराबर C इंटू B या C बराबर Q अपॉन B, जहां C वैद्युत धारिता है। देखिए मैं बहुत आपको स्पष्ट रूप से बात बताना चाह रहा हूँ। हमारी एक स्थिति है, जैसे हम अपनी व्यक्तिगत बात करें तो हम लोगों के धारण करने की एक कैपेसिटी होती है। अब ये वैद्युत धारिता अगर कक्षा 1 के विद्यार्थी को पढ़ाई जाएगी तो उसके पास ताकत नहीं है इसको धारण करने की, वो ABCD ही धारण कर ले, बड़ी बात है। यानी हर एक कैंडिडेट की किसी भी ऊर्जा को धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे हमारी पता चला हम 5 रोटी खा ले, इतनी हमारी धारण करने की क्षमता है, लेकिन अगर 8 रोटी खाने की स्थिति में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारी क्षमता बिगड़ जाएगी और हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए धारण करने की क्षमता हर एक संयंत्र की अलग अलग होती है। जब हम विद्युत धारा के क्षेत्र में पहुंचते हैं और बिजली के तारे खरीदने जाते हैं या बिजली के संयंत्र खरीदने जाते हैं, तो वैद्युत संयंत्र खरीदने अगर हम बाजार गए तो हमें अपने आप वो हमने उससे कहा भैया मुझको एक बल्ब जलाना है, LED जलाना है, तब मुझको तार दे दीजिए बिजली की, तो निश्चित रूप से हमें वो बड़ी साधारण सी तार देगा। आपको LED बल्ब तो जलाना है ना, तो हमने कहा जी भाई साहब LED बल्ब जलाना है, तो उन्होंने हमें बड़ी साधारण सी तार दे दी। लेकिन अब हमने क्या गलती की, हमारे घर और हमने उस तार का उपयोग करके कूलर चलाना चालू कर दिया। तो जब हम उस तार का उपयोग करके कूलर चलाएंगे तो तार ब्लास्ट हो जाएगी। कारण क्या होगा, क्योंकि उस तार की कैपेसिटी नहीं है कितनी कि वो इतना ज़्यादा आवेश धारण कर ले जिससे कूलर चल जाए। तो जितना आवेश किसी भी संयंत्र में धारण करने की क्षमता होगी, उसी आवेश के थ्रू उसकी धारिता बढ़ती जाएगी। अर्थात आवेश के समानुपाती जो विभव है, क्योंकि जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा। पहलवानों को आप देखते हैं, खूब खाते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, शरीर की बनाते हैं, शरीर को व्यायाम करते हैं, उनके शरीर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। पता चला 20 रोटी खा गए। लेकिन जो साधारण काम करने वाला कैंडिडेट है वो 2 रोटी खा लेता है, अगर 5 रोटी खा लेगा तो पेट खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से जो संयंत्र हमारे पास सामान है, जैसे कोई हमने कुकर रखा तो कुकर को पता है कि 3 लीटर वाला कुकर है साहब, ये तो 3 लीटर तो उदाहरण कर लेगा, लेकिन 3 से अगर हमने 3.25 लीटर किया तो वो पानी बाहर आ जाएगा। जो भी दूध हमने किसी भगोने में रखा, किसी बर्तन में रखा, तो दूध जितना धारण करने की क्षमता है उतना तो रखेगा वो, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाने पर वो बाहर कर देता है। तो हर एक वस्तु की, हर एक वैद्युत संयंत्र की आवेश के धारण करने की एक क्षमता होती है। तो किसी भी संयंत्र के आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र आपके सामने आ गया, C बराबर Q अपॉन B, जहाँ C वैद्युत धारिता है। अब वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक बनाने की पोजीशन उसी फार्मूले से बन जाएगी। तो मात्रक हो गया C का मात्रक, अगर हम देखें धारिता का मात्रक, तो C का मात्रक अर्थात Q का मात्रक अपान V का। Q का मात्रक हमें पता है क्या होता है साहब, Q का मात्रक हो गया कूलाम, कूलाम बटे वोल्ट, ये हो गया कूलाम बटे वोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया, हमें अपने आप पता चल गया कि धारिता का मात्रक आ गया कूलाम बटे वोल्ट, यानी सीधे कूलाम बटे वोल्ट।
इसी कूलाम बटे वोल्ट को हम एसआई पद्धति में जब पढ़ते हैं तो इसी को हम क्या कह देते हैं, फैरेड कह देते हैं। कूलाम बटे वोल्ट को ही फैरेड कहा जाता है। लेकिन फैरेड एक बहुत बड़ा मात्रक है जिसको साधारण रूप से हम जो घरेलू उपयोग करने वाले संयंत्र हैं उनमें इसका उपयोग नहीं करते। तो साधारण रूप से उपयोग करने के लिए हम फिर अन्य मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो वो मात्रक होते हैं क्या, माइक्रो और पीको। माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड या पीकोफैरेड, ये मात्रक हम साधारण रूप से व्यवहार में यूज करते हैं। देखिए भैया, फिजिक्स दो प्रकार की होती है। एक भौतिक विज्ञान जो होती है वो सैद्धांतिक होती है, प्रिंसिपल फिजिक्स, जिसको आप कहते हैं, सीधी सी मैं शब्द लिख देता हूं, प्रिंसिपल फिजिक्स। और दूसरी जो फिजिक्स होती है वो अप्लाइड फिजिक्स होती है। हम जैसे अभी आपको बिजली की तार खरीदने के बाद बताई, तो ये जो आपने पढ़ा ये तो सैद्धांतिक भौतिकी हो गई। लेकिन जो हम तार खरीद करके उपयोग करते हैं तो वो हमारी व्यवहारिक भौतिकी हो गई। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारे घर की मोटर या बिजली के तार बना देता है, बिजली के कार्य कर देता है, हम खूब अच्छी फिजिक्स पढ़े लेकिन हम नहीं बना पाते, वो कैंडिडेट बना देता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो फिजिक्स का अप्लाइड क्षेत्र पढ़े हुए है। तो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ने की वजह से वो सब काम कर देता है, बड़ी साधारण तरीके से हो जाती है। तो जो व्यवहारिक रूप से मात्रकों की स्थिति है, सैद्धांतिक रूप से तो हमें फैरेड पता हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से फैरेड का उपयोग संभव नहीं है, चूंकि ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए साधारण रूप से जो यूज किया जाने वाला मात्रक है वो माइक्रोफैरेड। तो एक माइक्रोफैरेड बराबर 10⁻⁶ फैरेड होता है। एक पिकोफैरेड बराबर 10⁻12 फैरेड होता है। ये फार्मूले यूज किए जाते हैं धारिता के क्षेत्र में। इस प्रकार से धारिता का जो मात्रक है तो फैरेड, लेकिन प्रैक्टिकली जो यूज किए जाएंगे वो माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड यूज किए जाएंगे। इस प्रकार से धारिता के मात्रक मैंने आपको बताए। अब इससे वीमा कैसे निकाली जाए, इसकी मात्रक आपको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। अब देखिए, वीमा निकाली जाए तो वीमा कैसे निकलेगी तो सी की वीमा अगर निकाले, सी की वीमा, सी मीन्स धारिता, सी की बीमा मतलब क्यू की बीमा और वी की बीमा। तो क्यू की बीमा क्या होगी, तो क्यू, हर एक चीज को हमें कहाँ लाना पड़ेगा, मूल राशियों के पदों में लाना पड़ेगा। तो साधारण रूप से जो हमने पढ़ रखा है वो क्यू बराबर क्या पढ़ रखा है, आई इंटू टी। आई मूल राशि हो गई विद्युत धारा, टी समय मूल राशि हो गई, तो आई इंटू टी लिख सकते हैं हम इसको, आई इंटू टी हो गया था क्यू। अब विभव वी बराबर W/Q। विभव का माप, विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q। अब W/Q लिखा तो विभव, W मतलब कार्य तो अगर हमें नहीं आता, कार्य की बीमा नहीं आती, पहले तो सामान्य रूप से आती होगी, अगर नहीं आती तो हम इसको और ओपन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F गुणे V/Q कर दे। F को और खोलेगा तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो M इंटू ए लिख सकते हैं। तो हमने m इंटू ए लिखा तो m इंटू ए एम एल टी की पावर -2, ये त्वरण की बीमा हो गई, एल टी की पावर -2 त्वरण की हो गई, ये द्रव्यमान की हो गई, विस्थापन की एल हो गई, और क्यू की क्या बन गई, ए इंटू टी। अभी आपने देखा आई टी है तो आई मतलब ए और टी मतलब टी हो गई, ये बन गई साहब। यहाँ पे वैल्यू अगर बीमा की लिखे हम तो क्यू की बीमा क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी, ये बन गई, बटे इसकी बीमा क्या लिख सकते हैं, देखिए तो अपने आप पता चल गया, m l की पावर 2 t की पावर -2 a की पावर -1 t की पावर -1, ये विभव की बीमा बन गई। किसकी बीमा हो गई, विभव की, v की बीमा आ गई, ठीक। t तो ये t और ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 की जगह ऋण 3 हो जाएगा, क्योंकि t² है, t की पावर -2 है, ये t ऊपर जाएगा, t की पावर -3 बन गए। ये बीमा हो गई किसकी, विभव की। ये बीमा अगर हम विभव की यहाँ लिख दे तो क्या लिख जाएगी, m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1, ये बीमा आपकी विभव की हो गई, और ऊपर जो लिखी है वो आवेश की हो गई। अब इनको भी अगर ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1, l 2 है तो l की पावर -2, p पॉजिटिव है, p की पावर +3, a की पावर +1, और इधर फिर
ए है, ये ए प्लस का ए पहुंच गया, ए और पी पहले से लिखा हुआ है। इन सब को अगर हम ऐड करें तो क्या पोजीशन बन सकती है, m की पावर -1, l की पावर -2, p की पावर 3 और 1 4 और a की पावर 2, ये बन गई बीमा। तो हम क्या लिख सकते हैं बीमा, m की पावर -1, l की पावर -2, p की पावर -4 और a की पावर 2, ये वैद्युत धारिता की बीमा होगी। और ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से धारिता की बीमा हमारे पास क्या आ गई, सी की बीमा आ गई। मैंने ये चीज़ आपको इसलिए निकालना बताया कि चूंकि हम 11th में पढ़ते तो हैं बीमा, लेकिन 12th में आते आते हमें भूल जाती है, तो उसमें घबराने का विषय नहीं है। अलग अलग राशि की बीमा निकाल लीजिए, जैसे हमने क्यू की बीमा निकाल लिया, विभव की बीमा निकाल लिया। क्यू अर्थात आवेश की बीमा और विभव की बीमा दोनों को रख करके हमने सी की बीमा निकाल लिया। इस प्रकार से धारिता सी की बीमा भी हमें पता चल गई, धारिता सी के मात्रक भी पता चल गया। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से ध्यान दिला दूं कि हमेशा मात्रक जो यूज किए जाएंगे वो माइक्रोफैरड और पिकोफैरड यूज करेंगे। इस प्रकार से किसी भी चालक की धारिता हो सकती है। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो भी हो आपके मस्तिष्क में। चलिए आगे आते हैं। अब किसी भी पदार्थ की धारण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो हर एक चीज की धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। सबसे पहला कारक क्या है, क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्षेत्रफल अर्थात ए। तो देखिए हमारे पास धारिता का सूत्र आ गया C = Q/V। अभी आपने निकाला, हमने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में सिग्मा = Q/A, आवेश पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ का जो घनत्व है वो सिग्मा हो गया, तो सिग्मा = Q/A आ गया। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा × A। तो C बराबर क्या फार्मूला बन गया, सिग्मा A/T। अपने आप क्लियर हो गया कि A और C एक दूसरे के प्रोपोर्शनल की कंडीशन में आ गए। अर्थात अगर किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता का मान बढ़ना है। बात क्लियर हो गई आपको। क्षेत्रफल बढ़े, पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बढ़ा, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता बढ़ती है। बहुत साधारण सी बात है कि अगर हमने छत में गेहूं फैलाए और छत में गेहूं फैलाए और एक दरी रखी, तो अगर दरी का क्षेत्रफल कम है तो उस दरी में कम गेहूं आ पाएंगे, यानी कम आवेश आ पाएगा, यानी उस गेहूं के जो धारण करने की क्षमता है वो कम हो पाएगी, दरी की धारण करने की क्षमता। लेकिन अगर दरी का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो दरी का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा गेहूं उसमें आ सकता है, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर अगर चले तो दूसरे चालक की उपस्थिति पर देखिए, अगर कोई एक ऐसा चालक, एक आवेशित चालक के पास एक आवेश रहित चालक रखा जाए। कैसा चालक, ध्यान रखिएगा, आवेश रहित होना चाहिए उसको। अगर आवेशित है तो फिर नहीं हो सकता काम। आवेश रहित चालक, ठीक, जिसमें आवेश नहीं है, मतलब चालक तो है लेकिन आवेश उपलब्ध नहीं है, उसमें बाहरी आवेश नहीं आया, उस कंडीशन में चालक की धारिता बढ़ जाएगी। जैसे हम हैं, आवेशित हैं, जानकार हैं किसी चीज़ के और आपको जानकारी नहीं है, तो आपको बताने के लिए हम बहुत सारे उदाहरण बता करके इधर से उधर, उधर से इधर बहुत सारी चीज़ें आपको समझा करके और आपको योग्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो धारिता अपने आप हमारी बढ़ेगी, क्योंकि हमें आपको बताने के लिए बहुत सारे उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेंगी कि भैया के दिमाग में कैसे ये बात पहुँचाई जाए। तो ये इस पर भी निर्भर करता है कि दूसरा चालक अगर उपस्थित हो जाता है तो दूसरे चालक की उपस्थिति पर पहले चालक की धारिता में अपने आप वृद्धि हो जाती है। और तीसरा कारक क्या है, तो तीसरा कारक है माध्यम। क्या, माध्यम। माध्यम कैसा है, मीडियम। मीडियम पर भी निर्भर करती है धारिता। किस किस पर निर्भर की, तो पहला चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर की, दूसरा दूसरे चालक की उपस्थिति पर, दूसरे चालक की उपस्थिति पर, और तीसरा माध्यम पर। जैसे आपके और मेरे बीच माध्यम कैसा है, ये इस पर भी धारिता निर्भर करेगी, पढ़ाने की स्थिति निर्भर करेगी। हमारे पास चार्ट नहीं है, जैसे भाई आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन पढ़ाने में प्रॉब्लम क्या आ रही है
कि ना तो हमारे पास स्टैंड है, ना तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोबाइल से आपके पास भेजते हैं तो पता चला वो 5 मिनट का वीडियो नहीं पहुंच पा रहा, 10 मिनट का वीडियो नहीं पहुंच पा रहा। हमें लगता तो है कि हम ये चीज़ बढ़ा डालें, लेकिन अब 10 मिनट का वीडियो नहीं आपके पास तक पहुँच पा रहा। तो संकट है कि हमको अपना जो भी सिस्टम है उसको या तो छोटा करें या तो उसको बहुत जल्दी बता डालें कि पूरा हो जाए कोर्स किसी भी प्रकार से। लेकिन अगर माध्यम हमारे पास सामान्य रूप से हो कि ब्रॉडबैंड लगा होता, पूरा का पूरा MB हमारे पास क्लियर होते, बढ़िया हमारे पास कैमरा होता, रिकॉर्डर होता, तो हम बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आपके पास तक पहुंचा सकते थे। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी चालक में आवेश को लेने की या आवेश को छोड़ने की भी क्षमता माध्यम पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे माध्यम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धारिता बढ़ती जाएगी। माध्यम अगर कम होता जाएगा तो धारिता कम होती जाएगी। बहुत अच्छी किताब हमारे पास आ गई तो हमने उस किताब को पढ़ा, उस किताब के माध्यम की सहायता से हम IIT निकाल लेते हैं, नीट निकाल देते हैं। बहुत अच्छा टीचर मिल गया, उसके माध्यम से हम बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चालक में जो धारिता है वो 2-3 बातों पर निर्भर करती है। अब चलिए मैं आपको एक डेरिवेशन करा देता हूँ। विलगित गोलाकार चालक की धारिता, विलगित गोलाकार चालक की धारिता का व्यंजक निकालिए। सबसे पहला शब्द ध्यान देना है, विलगित का तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये तैयार हो गया कि साहब विलगित क्या है। गोलाकार में तो हमारी बात समझ में आ रही कि गोल होगा, गोलाकार चालक है तो गोल गोल चालक हो गया। लेकिन प्रश्न आता है विलगित क्या, अब विलगित निकाय होता क्या है। तो देखिए विलगित का तात्पर्य होता है अकेला, जिसके आसपास कोई दूसरी चीज ना हो उसको हम विलगित कहते हैं। अगर आसपास कोई दूसरी चीज है तो फिर वो विलगित नहीं कहलाएगी। तो विलगित माने अकेला। मान लीजिए हमने कोई एक चालक लिया, ये गोलाकार चालक हमारे पास आ गया और इस गोलाकार चालक की त्रिज्या सपोज दैट हमने A मान लिया कि इसकी त्रिज्या A है, या R सपोज कर लें, कैपिटल R मान लेते हैं, तो इसकी ओरिजिन हो गई। और इस पर आवेश पृष्ठ में आवेश कैसा है, प्लस आवेश। इसके ऊपरी पृष्ठ पर आवेश धन। तो इस विलगित गोलाकार चालक की धारिता क्या है। तो इसके लिए हमारे पास C बराबर क्या पता है फार्मूला, Q/B। हमें Q तो पता हो गया था, इसमें प्लस Q आवेश है, लेकिन विभव कितना होगा। तो किसी भी गोलाकार चालक के लिए विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0K Q/R। तीव्रता होती अगर तो R का स्क्वायर हो जाता, अंतर केवल इतना भर होता है। आपको बहुत अच्छी तरह से बात पता होनी चाहिए। विभव के केस में 1/4πε0 Q/R आ गया। इस वैल्यू को यहाँ रख दे तो C बराबर क्या बन गया, Q/1/4πε0K Q/R। R से R कैंसिल हो गया तो C बराबर फार्मूला क्या आ गया, 4πε0K × R। देखिए इससे बात एकदम स्पष्ट हो गई कि जो C है वो प्रोपोर्शनल हो गई R, यानी चालक का जो भी क्षेत्रफल है या चालक की जितनी ज़्यादा त्रिज्या होती जाएगी उसकी धारिता उतनी बढ़ती है। यानी किसी भी विलगित गोलाकार चालक की धारिता का फार्मूला क्या बन गया, C बराबर 4πε0K × R। K मतलब माध्यम, मैंने आपको बता दिया। आप K की वैल्यू आप जो रखेंगे, अगर सपोज करिए K बराबर आपने 1 को डब कर दिया तो C बराबर आपके पास फार्मूला आ गया 4πε0 × R। इस प्रकार से विलगित गोलाकार चालक की धारिता का व्यंजक आपके सामने आ गया। इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। आंकिक मान में अगर चले तो क्या कर सकते हैं आप, आंकिक में तो बहुत साधारण सी चीज़ आपने पढ़ रखी है, 1/4πε0K की वैल्यू क्या पढ़ रखी है, 9 × 10⁹। तो 4πε0K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁹। आंकिक रूप से यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, C बराबर कैपिटल R/9 × 10⁹। अगर किसी चालक की हमें केवल त्रिज्या भर पता चल जाए विलगित चालक की, तो हम आंकिक मान रख करके उसकी कैपेसिटी
निकाल सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी विलगित गोलाकार चालक की धारिता का व्यंजक आपके पास आ गया। आज इतना ही, आगे अगली वीडियो पर।